स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की रहेगी और मैथमेटिक्स में थंबनेल आपको देखकर पता ही चल गया होगा, क्योंकि आज इस वीडियो से हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है। अर्थात मैं यूं कहूं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक प्रारूप प्रश्न पत्र डाला है बोर्ड की वेबसाइट पर। यानी कि इस तरह का बोर्ड में पेपर बनेगा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका मल्टीपल चॉइस कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे, और लॉन्ग 8 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। तो इस तरह का पेपर का प्रारूप दे दिया है, तो उसी से रिलेटेड पेपर आएगा। यानी क्वेश्चन बदल जाएंगे लेकिन पैटर्न वही रहेगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो ये मॉडल पेपर आपने कर लिया तो समझ लो आपके पेपर में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और आपको ऐसा लगेगा जब पेपर करोगे तो जैसे कि आप पर सब कुछ आता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले उसी तरीके के पेपर कर रखे हैं। ठीक है, तो आज हम इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। ये वो मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल रखा है। ये मॉडल पेपर अभी आपने नहीं लिया है या अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। इसके 2 रास्ते हैं। एक तो आपको तुरंत डाउनलोड करना है तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरा रास्ता, डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च करो upmsp.com, यानी यूपीएमएसपी डाल दो गूगल पर। केवल यूपीएमएसपी का मतलब उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। जैसे उसकी वेबसाइट पर जाओगे तो उसके साइड में आएगा मॉडल पेपर का सेक्शन आ जाएगा। मॉडल पेपर सिलेक्ट करो 12th क्लास का और मैथ का मॉडल पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, तो मैथ का मॉडल पेपर डाउनलोड हो जाएगा। तो वहां से ये मॉडल पेपर आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ में। और जिनको अभी चाहिए तुरंत, तो हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब आगे की बात करते हैं, इस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, तो देखो ये सबसे पहले पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं आपके, ये दे रखे हैं। इनको अभी हम सॉल्व करेंगे एक एक करके, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न आपको दे रखा है क्या, f(x) बराबर 3x, फलन f R से R में है तो सही चुनाव करो या सही चुनो। सही चुनाव क्या है ये देखिए। क्या f एक एकी अच्छादक है, f बहु एक अच्छादक है, या f एक एकी परंतु अच्छादक नहीं है, या f ना तो एक एकी ना अच्छादक। इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। और ये इसकी विस्तृत जानकारी देखिए, मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक में भी आपको समझा रखा था पहले। कुछ बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये R से R में देता है, कभी N से N में देगा, कभी Z से Z में देगा। ठीक है, तो ये चीजें कभी Q से Q में देगा, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल हम चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए केवल मॉडल पेपर के क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसी को सॉल्व करेंगे। देखिएगा क्या दे रखा है आपको। दे रखा है f(x) बराबर 3x। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। ठीक है, पहला कि जब आपको देखिए, पहले तो ये देखना है एक एकी को चेक करना है। एक एकी को चेक करना है, एक एकी है या नहीं है। एक एकी के लिए क्या करेंगे, एक बार जहां पर x आ रहा है वहां पर x1 रख दो और एक बार x2 रख दो, और फिर दोनों को बराबर रखो और x1 बराबर x2 आ जाए, x1 बराबर x2 आ जाए तो कह दो भाई एक एकी है, अदरवाइज एक एकी नहीं है। देखिएगा कैसे। यहां पर पहले x की जगह पे हम क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, तो ये 3x1 हो जाएगा। फिर एक बार x2 रखेंगे, जहां पर x आ रहा है वहां पर हम क्या रख देंगे, इस पूरी समीकरण। और बड़ी समीकरण होती तो उसमें भी हम ये 3 से कोई छड़काई नहीं करनी, x की जगह पे x2। अब क्या करेंगे हम, f(x1) बराबर f(x2), यानी दोनों समीकरणों को बराबर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, f(x1) की वैल्यू कितनी है 3x1, f(x2) की वैल्यू कितनी है 3x2। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखो। देखो थोड़ा समय लग जाए लेकिन सीख जाओ बातों को, सवालों को सीख लो, रट्टा मट्टा नहीं मानना है। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट समझो। पहले एक एकी चेक करने के लिए पहले जितनी भी बड़ी समीकरण है वो x में दे रखी होगी आपको, तो पहले x जहां पर x आ रहा है वहां पर पहले x1 रखेंगे,
फिर x2 रखेंगे और फिर दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे। क्या? x1 रखेंगे, x2 रखेंगे, फिर इन दोनों समीकरणों को बराबर रख देंगे। अब इनको काटो पीटो सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद यदि x1 बराबर x2 आ जाए तो एकाकी है, अदरवाइज एकाकी नहीं है। देखो इन दोनों बराबर रखा, 3 से 3 कट गया, x1 बराबर x2 मतलब एकाकी है। पहली चीज समझ में आ गई, एकाकी है। ओके, अब दूसरा, अब करेंगे अच्छादक को चेक करेंगे। भाई अच्छादक कैसे चेक करते हैं? अच्छादक के लिए इस समीकरण को, यानी कि पहले मान लो y बराबर, हर सवाल में y बराबर fx लिख दो, y बराबर fx। अब fx की यानी कि ये जो समीकरण होती है उसको y मान लो, तो ये y मान लिया यहां से हमने। कितना आ गया? ये वाला, ये 3x। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? y/3। ये x की वैल्यू, x बराबर 3 है तो नीचे चला जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू है इसको उसी समीकरण में रख दो। ये fx बराबर था, fx बराबर 3x था। अब 3 गुणा x की जगह पर कितना आ गया? y/3। 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? y आ गया। क्या आ गया? y। देखो हमने क्या किया था, y बराबर fx लिया था। अब fx में हमने वो वैल्यू रख दी तो फिर से y आ गया, तो मतलब ये अच्छादक है। यदि ये y ना आता, y ना आता तो हम कहते ये अच्छादक नहीं है। समझ में आ गई बात? ये और बाकी विस्तृत जानकारी के लिए चैप्टर पढ़ लो, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं, संबंध फलन के छोटे सवाल हैं, लेकिन ये खोपड़ी में एक बार घुस गए तो जिंदगी में नहीं भूल पाते हैं, और नहीं घुसे तो कितना भी समझाते रहो आती नहीं है। इसलिए इस 1 नंबर के सवाल पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इस चीज का बता दूं, जो समीकरण है ऐसा समझो, वो समीकरण जो दे रखी है इसको y मान लो। क्या मान लो? 3x, कुछ और भी होता है 5x प्लस कुछ भी होता, उसको पहले क्या कर लो, सीधे सीधे y के बराबर रख दो, और यहां से सीधे x की वैल्यू निकाल लो, तो y/3 आ गया। अब ये वैल्यू उसी समीकरण में रख दो, जैसे कि ये fx बराबर 3x था, 3 इंटू x की जगह पे y/3 रख दिया। इसको सॉल्व कर दो, 3 से 3 कट गया, y आ गया। जब y आ जाए तो अच्छादक है, यदि y ना आता तो अच्छादक नहीं था। बस ये चलो, ये समझ में आ गया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ ये एकाकी भी है और अच्छादक भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है देखिएगा, पहला ऑप्शन देखिएगा, ये एकाकी और अच्छादक है, इस तरह से लिखा है, एकाकी अच्छादक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल समझ में आ गया। आगे देखिएगा, देखो लाइक करते रहना वीडियो को भाई। ठीक, अभी देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दे रहा दूसरा सवाल, कह रहा है समुच्चय n में, n का मतलब समझो नेचुरल नंबर, n में r बराबर ये दे रखा है, तो सही चुनाव करो, सही चुनो। ये अलग अलग दे रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको क्या दे रखा है, एक r दे रखा है, r इस तरह से a, b और a बराबर b-2 और b इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, चलिएगा अब हम, और ये किस में? n में है। ये संबंध किस में बना हुआ है? n में। पहले तो n समझो, n क्या है? नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से होते हैं। ये चीज सीख गए। अब देखो जरा, a, b, यानी a और b इन नेचुरल नंबर में से कोई भी संख्या लेनी है, लेकिन उस चुनाव करते समय संख्याओं का वो बात ध्यान रखनी है। क्या? ये देखिए कि a तो इस तरह से लेना है कि b-2, b में से दो अंक घटा देंगे तो वो तो a की वैल्यू बनेगी, और b इस तरह से चुनना है, वो 6 से, b का मान 6 से अधिक होना चाहिए। 6 से अधिक का मतलब कितना? 6 से अधिक 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, यानी कि कोई भी ले लो। ठीक है, और इसमें रखना है a, b, इस रूप में रखना है a, b। ठीक है, a, b इस तरह से संख्याओं का चुनाव करना है कि a का मान b से, a बराबर b-2 होना चाहिए और b का मान 6 से अधिक होना चाहिए। जैसे देखो, यदि मैं b का मान b बराबर में कितना 7 ले रहा हूं, तो b की जगह पर कितना ले रहा हूं मैं? देखिएगा यहां पर इस तरह से लिखना, b की जगह पर मैंने 7 ले लिया, तो a की जगह पर कितना आएगा? तो a बराबर हो जाएगा b-2,
b माइनस 2, b की जगह पे हमने 7 लिया है तो a की जगह पे कितना हो जाएगा b, 7 माइनस 2 यानी कि 5। आप समझ गए कितना 5 आ गया। ठीक, इसी तरह से यदि मैं b की जगह पे 8 लूंगा तो a की जगह पे कितना 6 आएगा। 6 क्यों आया, क्योंकि देखिए b की जगह पे 8 लूंगा तो 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेगा। अब b की जगह पे मैं 9 ले रहा हूं तो a की जगह पे कितना आएगा 9 माइनस 2 7 आएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमको ज्यादा सॉल्व नहीं करना, हमको ऑप्शन देखने। ऑप्शन देखिए, ये देखिएगा, ये a कॉमा b कितना है 2 कॉमा 4 है। ठीक, देखिए a की जगह पे 2 और b की जगह पे 4। ये तो वैसे ही कंडीशन फेल हो रही है क्योंकि b की जगह पे हमको कैसी वैल्यू लेनी है 6 से अधिक, b का मान 6 से अधिक होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ये तो 6 से कम पहले ही दे रखा। आगे देखिए, ये कितना है 3 कॉमा 8। हाँ 8 ले सकते हैं, b की जगह पे 8 ले सकते हैं। b की जगह पे 8 लेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो देखिएगा 8, लेकिन a की जगह पे ये 3 है तो मतलब ये वाला कंडीशन भी नहीं बनेगी। देखो 8 लेंगे तो a की जगह पे कितना 6, बिल्कुल सही है 8 और a की जगह पे 6, ये आ गया। क्या देखो ये भी सही बैठा 7 लेंगे तो a की जगह पे कितना आएगा 5 आना चाहिए। 7 लेते हैं तो a की जगह पे 5 आना चाहिए, तो ये भी कंडीशन नहीं है, तो मतलब दिस इज राइट आंसर। समझ में आ गई बात। चलिए इसी तरीके से बढ़ते चले जाते हैं, और भी होता कोई और बना देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही प्यारा है, ये समाकलन है कि x e की पावर x इंटू डी एक्स। देखो क्या है, जब ये दो फंक्शन x और x होता है तो किस तरह से करते हैं, इनमें दो फंक्शन वाला फॉर्मूला लगता है। क्या, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन जब गुणनखंड में दे रखे हैं तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। समाकलन करने का क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन फिर माइनस। ठीक है, फिर एक बड़ा समाकलन और ब्रैकेट लगाते हैं, फिर पहले वाले फंक्शन का अवकलन इनटू फिर दूसरे फंक्शन का समाकलन। कितना, पहले वाले का अवकलन, डी का मतलब अवकलन, या ऐसे समझो डी अपॉन डी एक्स, पहले वाले का डी अपॉन डी एक्स और दूसरे वाले का समाकलन, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर टोटल का समाकलन। ये होता है फॉर्मूला, पहला फंक्शन दूसरे का समाकलन माइनस पहला फंक्शन का अवकलन दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट, फिर टोटल का समाकलन। ठीक है, ये होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग चलो, पहला फंक्शन क्या है x है, दूसरा फंक्शन क्या है e की पावर x, ये आ गया। देख लीजिए भाई, दो की जगह पे देखो, पहले की जगह पे x और दूसरी जगह पे e की पावर x, फिर माइनस, फिर समाकलन, फिर ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स और पहले की जगह पे x इंटू दूसरे की जगह पे e की पावर x, दूसरे का समाकलन, फिर ब्रैकेट बंद, फिर टोटल का dx। यही है ना। चलिएगा, समझ में आ गई भाई, पहला फंक्शन x, दूसरे का अवकलन, दूसरे का समाकलन माइनस, फिर समाकलन, फिर ब्रैकेट d अपॉन डी एक्स, पहले का अवकलन, फिर इंटू समाकलन, फिर दूसरा फंक्शन, फिर dx यानी दूसरे का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। चलिएगा, ये x e की पावर x का समाकलन e की पावर x होता है, ये आ गया माइनस, ये समाकलन ब्रैकेट, x का अवकलन कितना हो जाएगा, x का अवकलन 1, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 होता है, 1 आ गया, इंटू e की पावर x, ये देखिएगा यहां से ये इतने का करेंगे, e की पावर x का समाकलन e की पावर x आएगा, फिर ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स, ये x e की पावर x। अब देखिएगा माइनस, अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये समाकलन e की पावर x की मल्टीप्लाई एक में करेंगे, e की पावर x आएगा, ये x e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन, फिर वही e की पावर x ही होता है। ये तो आप जानते ही होंगे फॉर्मूले, e की पावर x है, यहां से हम कॉमन ले लेंगे तो ये कितना बचेगा x माइनस, यहां पे कितना बचेगा 1। दिस इज योर आंसर। समझ में आ गई बात। चलेगा, क्या ये वाला ऑप्शन इसमें है, कहीं पर देखिएगा e की पावर x नहीं है, ये x प्लस 1 नहीं है, क्या था x माइनस 1 इंटू e की पावर x माइनस 1 इंटू e की पावर x। दिस इज राइट आंसर। समझ में आई बात। ये देखिए x स्क्वायर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई,
स्क्रीनशॉट लेते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं। देखिएगा अब ये दे रखा है एक अवकल समीकरण दे रखी है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स टू माइनस 3 डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। इसमें क्या पूछिए, इसकी घात पूछिए। दो ही तरीके से इसमें प्रश्न आता है, एक घात और एक कोटि। क्या, घात और कोटि। इस पर से सवाल आता ही आता है और इतना इंपॉर्टेंट है और इतना इजी है बहुत ज्यादा, लेकिन इसी में बहुत जल्दबाजी करके कंफ्यूजन हो जाती है और गलत हो जाता है। सबसे पहले तो हमको ये बस देखो कि घात दे रखी है, घात पूछी है, कोटि ऐसा नहीं। सबसे पहले ये देखो इस समीकरण में, ये देखो सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हो रहा है। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या है d2y। d2y का मतलब क्या है कि 2 बार अवकलन। और ये dy का मतलब क्या है, dy बटे dx का मतलब 1 बार अवकलन। d2y बटे dx2 का मतलब 2 बार अवकलन। तो ये देखिए 1 बार अवकलन ये हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा बार अवकलन कौन सा है, ये है ना, ज्यादा बार अवकलन, 2 बार अवकलन। तो ये 2 बार अवकलन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कोटि। जो सबसे ज्यादा बार अवकलन हो रहा होगा, अवकलन अधिकतम कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो उसको बोलेंगे कोटि। उसको बोलेंगे क्या, कोटि, अधिकतम अवकलन। अब ये देखो अधिकतम अवकलन जो हो रहा है उसकी घात कितनी है। जैसे मैं कह रहा हूं ये 2 बार हो रहा है अवकलन और ये हो रहा है 3 बार, ठीक है, और ये और इसकी पावर लिख रहा है 5 लिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है 15 बार हो रहा है, नहीं। ये देखिए 2 बार हो रहा है, इसकी घात कितनी है, ऐसे देखा जाए तो इसकी घात कितनी है 1। और ये 3 बार, अधिकतम 3 बार हो रहा है लेकिन उसकी पावर है 5। तो ये देखिए इसकी घात कितनी है इस समीकरण में। अधिकतम अवकलन ये है, अधिकतम अवकलन ये है, ये 1 बार अवकलन है, ये 2 बार है। तो इस अवकलन की घात कितनी है, यहां पर पावर कितनी 1 है, तो इसकी घात कितनी बनेगी 1। समझ में आई बात। इसकी कोटि पूछता तो 2, घात पूछ रहा है तो 1, तो घात कितनी होगी, देखिएगा कहीं पर ऑप्शन दे रखा है, ये 1, ये कहीं पे, अरे दोनों 2 ऑप्शन नहीं होंगे, एक में 0 दे रखा होगा कहीं पर। ये आपका 1 तो ये 0, कहीं पर 0 होगा जरूर, ठीक है। चलो ये मैं यहाँ पर 0 कर दे रहा हूँ, ये वाला 1, ठीक है। एक ऑप्शन अलग अलग होंगे, 2 ऑप्शन एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है ना, समझ जाओ। कुल मिला के चाहे तो इसमें ऑप्शन हो 1 या इसमें हो, कुल मिला के इसकी घात कितनी बन रही है, घात बन रही है 1। समझ में आ गई बात, इसकी घात कितनी बन रही है 1। पहली बात। एक और चीज सीखो, यदि इसी में यहां पर कितना होता, यदि मैं कहता यहां पर आपका इसकी घात 3 कह देता तो क्या होता, तब भी इसमें बदलता कुछ नहीं। फिर देखो वही चीज देखो अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है, इसमें क्या है 1 बार अवकलन हो रहा, उसकी पावर 3 है। तो 3 बार अवकलन नहीं, 1 बार अवकलन होके उसकी पावर 3 है। और यहां पे 2 बार अवकलन हो रहा है, तो अभी भी अधिकतम अवकलन तो अभी भी 2 बार, ज्यादा अवकलन कहां है, ये रहा 2 बार, तो कोटि 2 ही होती। और इसकी अधिकतम पावर की घात कितनी है, अभी भी यहाँ पे 1 है, तो अभी भी घात यही रहती। तो इससे मतलब नहीं है, कम अवकलन वाली संख्या पर घात कितनी भी हो उससे मतलब नहीं है। ये देखना अधिकतम अवकलन किस पर है और उसकी घात कितनी है। समझ में आ गई बात। तो अब इसमें सीधे सीधे कोटि से कोई अधिकतम अवकलन देखो कहां है, ये रहा, इसकी पावर देखो कितना 1 है, 2 होता तो 2, 5 होता तो 5, ठीक। आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक ये देखिएगा, एक तो ये सदिश है और एक ये सदिश है, दोनों लंब है, तो लैम्डा का मान, 2 सदिश जब लंब होते हैं तो मतलब क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। 2 सदिश यदि लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट, और ये कितना है आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप बराबर 0। देखिए ये ए की वैल्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए बी की वैल्यू आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। जब 2i की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी कि i वाले के i में, तो 2 और यहां पे 1, 2 एकम 2,
यहाँ पे जे प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 4 है, तो प्लस की 1 की -4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4। यहाँ पे के का गुणांक कितना 1 है और यहाँ के का गुणांक लैम्डा है, तो लैम्डा एक गुणा के 1 में करेंगे तो प्लस का लैम्डा आएगा बराबर 0। समझ में आ गई बात भाई? आई के गुणांक की आई में और जे की जे में, के की के में। तो 2i की 1 आई में करेंगे 2, 1 जे की -4 में करेंगे -4, और ये क्या एक्स नहीं है, ये लैम्डा। 2 में से 4 आएंगे -2 प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2। दिस इज राइट आंसर। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि आपके MCQ यानी मल्टीपल चॉइस बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सारे खत्म, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि अब इससे इजी और इससे मतलब बेहतर कोई भी समझा पाएगा आपको, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आगे सवालों को कराते हैं। बस आपका जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट रहेगा उतनी ही जल्दी वीडियो बनेगी, अदरवाइज आपको ही पता है समय इतना मिलता नहीं है। समय निकाल कर आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है तो आपका कर्तव्य बनता है, आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अगले सवालों पर आ जाते हैं। देखिएगा अगला सवाल ये लिख दिए दूसरे के 1 2 3 4 5, ये भी दूसरे जो खंड होता है वो भी आपका 1 नंबर का प्रश्न है, तो इनको इसी तरीके से सॉल्व करना 1 नंबर जैसे, यानी कि छोटे रूप में ही। चलिएगा देखिए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल है पहले दूसरे का क्या है, कॉट इनवर्स -1 ये का मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान का मतलब क्या है, वही चीज इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि ये कॉट, यहां पे देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान निकालना है, इसका मुख्य मान निकालना है। तो करो इसको सॉल्व। जब सॉल्यूशन हम इसका करेंगे तो कैसे, y बराबर ये वैल्यू रख देंगे, कुछ भी हो मुख्य मान वाली वैल्यू -1/√3, ये y बराबर रख दिया, ठीक है। जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉट y हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -1/√3। अब ये देखिए 1/√3 कॉट में कितने का मान होता है, कॉट में कितने का मतलब cos 30 का मान कितना होता है, कॉट 60 का कितना होता है, कॉट 45 का कितना होता है, कॉट 90 का कितना होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये जो वैल्यू होती है, देखिए कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और 60 को कितना बोलते हैं हम, 60 को बोलते हैं π/3, ये होता है π/3 हो गया। अब एक और फॉर्मूला होता है कॉट 180 - θ होता है -cot θ, ठीक है। तो वही चीज देखिए -cot θ, θ की जगह पे ये है तो हम इसको चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, cot 180 - θ, 180 को बोलते हैं पाई, माइनस थीटा की जगह पर कितना π/3, cot 180 - θ, यानी देखिए cot 180 - θ, यदि मैं यहाँ थीटा की जगह पर कितना कर दूं π/3 कर दूं तो यहाँ पर भी कितना π/3 आ जाएगा। तो -cot π/3 की जगह पे इतना लिख सकता हूं, और 180 को ही बोलते हैं पाई, तो कितना आ गया cot π - π/3। समझ में आ गई बात? चलिए cot से ये cot कट गया तो y बराबर कितना आ गया π - π/3। y बराबर 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3π - π, तो कितनी आ जाएगी y की वैल्यू आ गई, पाई में से ये 3 पाई में से एक पाई जाएगा तो 2π/3, तो y बराबर कितना आ गया 2π/3, यही मुख्य मान होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला दूसरे का क्या प्रश्न खत्म, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा, लाजवाब। क्या है, दिखाओ फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर संतत है। बहुत ही प्यारा है, ये मोड वाला होता है, उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि f(x) जो दे रखा है वो कितना mod x दे रखा है, mod ऑफ x। जब mod x होता है तो इसको हम दो भागों में तोड़ लेते हैं। दो भागों में कैसे तोड़ेंगे देखिएगा, देखिए
एक बार कुछ भी हो मोड के अंदर, जैसे x+5 है ये, और ये मोड लग रहा है, ये मोड लग रहा है, ठीक है, या x-5 है, x-5 की जगह कुछ भी ले लो, 7 है, ऐसे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, या 7-x² है, इस तरह से मोड है। तो इनको दो भागों में तोड़ते हैं कैसे, एक तो जो का त्यों रख देंगे इसको, और एक में क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, जैसे 7-x² है, इसमें माइनस लगा देंगे। क्यों, इसका भी कारण सुनो। मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब ये है, यदि ये -5 मॉड है या 5 है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी 5 होगी, और इसको खोलोगे इसकी वैल्यू भी 5 होगी। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि कोई मोड x बराबर आपको ये दे रखी है, 5 दे रखी है वैल्यू, ठीक है, या ऐसे समझो मोड x बराबर x दे रखी है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वैल्यू पहले थी कितनी, माइनस में थी या प्लस में थी, तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता। क्यों, क्योंकि आपको पता है मोड -5 की वैल्यू भी 5 होती है, मोड 5 की वैल्यू, क्योंकि मोड का मतलब ये है कि माइनस की चीज भी कैसे हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। तो अब ये नहीं पता आपको कि ये वैल्यू आपको मोड ना दिखाया जाए, तो आप कह दोगे इसकी क्या, अब इसमें से ये मोड 5 का था या किसका था, -5 था या क्या, नहीं पता। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी ओर से मान के चलते हैं कि या तो धनात्मक होगी मोड के अंदर या ऋणात्मक होगी। धनात्मक होगी तो वैल्यू जो कहते हो, और ऋणात्मक होगी तो माइनस लगा देंगे। माइनस लगा देंगे तो ये कैसी बैठेगी, ये हो जाएगी x² -7। इसकी भी कंडीशन होगी, धनात्मक कम होगी, धनात्मक कब होगी, ये धनात्मक यदि ये या तो 0 हो या 0 से अधिक हो। तो इसका मतलब ये है धनात्मक कब ली जाती है, जब x का मान कैसा हो, धनात्मक हो, यानी कि 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। और यदि x का मान 0 से छोटा है तो क्या लिया जाएगा, माइनस में लिया जाएगा। तो वही कंडीशन यहां पे है, ये x दो भागों में तोड़ दो, एक x में और एक -x में। x प्लस की कब आएगी, जब ये जो x है या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तो प्लस में आएगी, और यदि 0 से ये छोटी हुई तो कैसी रहेगी, माइनस में रहेगी। 0 से छोटी मतलब भाई 0 से छोटी रहेगी तभी तो माइनस में आएगी। ये तो ये अपने आप लिमिट बन जाती है ये चीज। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए अपना इसका देख लेना, ठीक है। बाकी अब तो कुछ बचा ही नहीं। कुल मिला के बात ये दो भागों में तोड़ देना अपने आप, ये चीज हमेशा लिख लेना, ठीक है, ये चीज हमेशा लिख लेना। कुछ भी यहाँ पे दे रखा है, x² दे रखा है इस तरह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की पावर 3 दे रखा है, ठीक है, घबराओ नहीं, इसमें लिख देना बस। ये देखिएगा, एक 0 और एक छोटा, छोटे पे माइनस लगा देना और उसको जो कहते हो लिख देना प्लस पे, ठीक है। ये हमेशा बनेगी, कुछ भी हो यहाँ पे, या -7 -5 कुछ भी, ये दोनों लिमिट सेम टू सेम रहेंगी, प्लस वाले में ये, माइनस वाले में ये। बाकी फिर अब सवाल इजी रह जाएगा। अब ये दिखाना है कि x बराबर 0 पर ये कैसा है, संतत है। x बराबर 0 पर ये संतत है। संतत का मतलब क्या है कि भैया 3 लिमिट निकालनी है। पहले तो x बराबर 0 पर देखो, 0 पर fx कितना आएगा, x बराबर 0। जब x बराबर 0 है तो फलन कितना आएगा, x बराबर 0। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर fx लिया जाएगा कितना, fx लिया जाएगा x। देखिए दो फंक्शन है जिनमें कौन सा फंक्शन लिया जाए, x बराबर 0, देखो 0 हो या 0 से बड़ा हो तो x लिया जाएगा x, और यहाँ पे जब 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 0 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर 0 पर चेक कर रहे हैं, जैसे x बराबर 0 पर, पहले x बराबर 0 पर फंक्शन लेंगे। तो x बराबर 0 पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, देखिए x बराबर 0 हो और 0 से अधिक हो तो x लिया जाएगा, 0 से कम पर -x लिया जाएगा। तो x बराबर 0 पर हमने fx बराबर x लिया, और x की जगह पर हमने क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो ये भी 0 हो गया। फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर RHL राइट हैंड लिमिट लगा देंगे। तो इसका देखो बहुत सिंपल सा फंडा, LHL। हमेशा LHL निकालने के भी दो तरीके होते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर का सवाल है, सिंपल तरीके से निकालेंगे। क्या है LHL के लिए, हम लिखेंगे लिमिट LHL लेफ्ट कहां पर, 0 से कम। भाई ये ले 0 है, इधर माइनस की चीजें होती हैं, इधर की साइड में प्लस की चीजें होती हैं, तो माइनस की बात चल रही है। x टेंड्स टू, यहाँ पे देखिए किस पर चेक कर रहे हैं, 0 पर, तो 0 से कम, 0 नेगेटिव,
और यहां पर लिखेंगे एफ एक्स। देखिए ये जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं होता, ये केवल ये बताता है कि हम लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं या राइट हैंड निकाल रहे हैं। लेफ्ट की चल रही है तो माइनस लगा दिए, ठीक है। और माइनस पर फंक्शन कौन सा लिया जाएगा, माइनस पर फंक्शन लिया जाएगा जीरो से कम पर, ये वाला या ये वाला। भाई ये तो तब लिया जाएगा जब जीरो से अधिक है या जीरो के बराबर है, ये तब जब जीरो से कम है। तो जीरो से कम पर कौन सा लिया जाएगा, ये। तो लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव, अभी जीरो नेगेटिव भी रहने दीजिए, और यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का x। क्यों, क्योंकि जीरो से नेगेटिव पर ये वाला फंक्शन। अब जहां जहां पर x है वहां पर जीरो रख देंगे, माइनस जीरो नहीं ना, जीरो माइनस नहीं। ये जीरो माइनस तो ये दिखा रहा है कि हमको कौन सा फंक्शन चुनाव करना है, कौन से फंक्शन लेना है, ठीक है। और वैसे ही फंक्शन ले लिया तो इसको खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन खत्म मत करो, कोई बात नहीं है। अब ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो चलो इसको मारो गोली। क्यों, इसका तो मतलब समझ गए, इसका रोल केवल इतना फंक्शन का चुनाव करने के लिए, ये वाला फंक्शन या ये वाला, जीरो से कम पर ये वाला फंक्शन लिया, ये आ गया, और एक्स की जगह पे यहाँ पे जीरो रख देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, टोटली जीरो आ जाएगा। तो LHL का मान जीरो आ गया। अब RHL लेंगे, वही चीज, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव और fx। बस जीरो पॉजिटिव क्या बताता है कि हमको जीरो से अधिक का फंक्शन लेना है, जीरो से अधिक। जीरो से अधिक कौन सा, ये या ये वाला। जीरो से अधिक हो तो ये, तो कितना लिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो, और कौन सा फंक्शन लेंगे, x। अब देखिए जहां पर जीरो रख देंगे, जहां पे x है वहां पर जीरो रख देंगे, जीरो आ गया। तो आपका क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हम देखेंगे, चूंकि क्या दिखाई दे रहा है हमको, LHL बराबर RHL बराबर fx बराबर जीरो, यानी कि ये fx बराबर जीरो, ये भी आ रहा है। तो इसलिए x बराबर जीरो पर fx संतत है। यही चीज तो प्रूफ करनी थी, प्रूफ नीचे लिख देंगे, प्रूफ। समझ में आ गया तीनों चीज। यदि LHL का मान कुछ और होता, इसका मान कुछ और होता तो सवाल गड़बड़ा जाता, यानी कि ये संतत नहीं होता। हो गया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, कर लीजिए, ठीक है। चलो अगला देखिएगा, इसमें तो वही चीज है, देखिएगा घात और कोटि पूछी है। कौन से सवाल में, देखिएगा ये, इसमें एक्स वाई डी वाई बट्टे डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू प्लस एक्स डी टू वाई बट्टे डी एक्स टू की पावर 2 और माइनस वाई डी टू वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0, ये है। तो इसमें घात और कोटि पूछी है। क्या है, घात और कोटि। तो सबसे पहली बात, पहले निकलती है कोटि, निकाल लो, और घात, दोनों चीज हम समझा देंगे आपको। पहले ये देखो कि कितनी बार अधिकतम अवकलन हो रहा है, अधिकतम अवकलन कितनी बार हो रहा है। यहां पे 2 बार अवकलन, यहां पे 2 बार अवकलन, यहां पे भी 2 बार अवकलन। अरे इसमें सब में 2-2 बार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम तो 2 ही बार हो रहा है, सिंपल सी बात ये है। ऐसा नहीं कि ये और ये जोड़ के 6 कर दो, नहीं, केवल 2। अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, तो कोटि बन गई 2, ठीक है। और अधिकतम अवकलन की घात कितनी है, अधिकतम अवकलन की घात कितनी है, तो यहां पर अधिकतम अवकलन 2 बार हो रहा है, लेकिन यहां की घात कितनी, 1 है। यहां पर भी अधिकतम अवकलन हो रहा है, लेकिन यहां की घात कितनी, 2 है। यहां पर भी अधिकतम अवकलन हो रहा है, यहां की घात कितनी, यहां की 1 है। तो घात आप कहोगे सर या तो 1 लिख दो या 2 लिख दो, नहीं, केवल 1 लिखी है कि जो अधिकतम होगी। यहां पर भी 1 है, आप 1 कह दोगे तो 1 काम नहीं करेगी। क्यों, 1 से भी तो ज्यादा है, ये 2, तो ये 2 वाली लिखी जाएगी। अधिकतम अवकलन की अधिकतम घात, अधिकतम अवकलन की अधिकतम घात। अधिकतम अवकलन इसमें भी 2 बार हो रहा है, इसमें भी 2 बार हो रहा है, इसमें भी 2 बार हो रहा है, लेकिन घात किसकी ज्यादा है, घात है इसकी ज्यादा, तो 2। दिस इज योर आंसर, ठीक। चलिए कर लीजिए। अगला देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल है ये तो। x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4,
और इसमें क्या पूछा है कि z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात करो। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और 1 नंबर के क्वेश्चन को 1 नंबर की तरह ही करेंगे। देखिएगा हमारे पास में क्या दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे, बराबर 4 मान लेंगे। एक बार इसमें x बराबर 0 रखेंगे, हर समीकरण में एक बार 0 रखेंगे। 0 पर y बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, और एक बार y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ गया। इस समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 4 आ गया। फिर यहां से बिंदु बना दो, ऐसे आ गया तो यहाँ पे बिंदु लिख दो, बिंदु बिंदु क्या बनेंगे, बिंदु ए। तो ये 0,4 बनेंगे। ऐसे यहाँ पे एक बार फिर से अब के यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु बना लो। ये बिंदु a बने थे, ये बिंदु हमने b मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा 4,0, क्योंकि x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। ये बिंदु आ गए और यही वैल्यू इन बिंदुओं पर, ये 2 बिंदु आएंगे और इन दोनों बिंदुओं पर देखो z का मान किस पर अधिकतम आ रहा है, किस पर अधिकतम आ रहा है, वही उत्तर होगा। तो z बराबर कितना है, z बराबर देखिएगा इस बिंदु पर देखो, यानी कि 0,4 पर z बराबर कितना आएगा, z बराबर आ गया यहां से देखिए। और वैसे ही मैं आपको बताऊं, इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बड़े सवाल में ऐसे किया जाता है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। चलो मैंने कर दिया तो पहले बता दे रहा हूं इतने पर। देखिए इसमें x की जगह पे 0 रखेंगे और देखिए ये कहीं पे 3x प्लस 4y होगा, 3x प्लस 4y होगा। ठीक है ना, देख लेना। ठीक है, 3x प्लस 4y होगा। चलिए, तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 4। x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस y की जगह पे 4 रखेंगे, 4 छक 16, तो z बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। ऐसे ही अब ये 4,0 पर, 4,0 पर, तो z बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा x की जगह पे 4, तो 4 तिया 12, प्लस y की जगह पे 0, तो कितना आ गया 12। तो अधिकतम मान कितना हो गया, अधिकतम मान हो गया 16। तो लिख देंगे अधिकतम मान z बराबर 16, आंसर हो गया। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी रामायण करी है हमने, इसका शॉर्ट रूप भी देख लीजिए। ये z बराबर लिख दीजिए सीधे सीधे 3x प्लस 4y। ठीक है, ठीक, तो अब इसका अगर एक बार x बराबर 0 लेंगे, चलो नहीं इतना ही रहने दीजिए, बस यही है सिंपल तरीका, और इससे ज्यादा सिंपल मत करो फिर गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल तरीका यही है, पहले x बराबर 0 रखो इस वाई समीकरण में, y का मान निकाल लो, एक बिंदु बना लो। फिर एक बार y बराबर 0 रखो, x का मान निकाल लो, एक बिंदु बना लो। इन दोनों बिंदुओं पर z का मान निकालो, इस पर a बिंदु पर निकालो, यानी कि a बिंदु पर, और एक b बिंदु पर निकालो। जो भी मान आएगा उनमें देखो, अधिकतम पूछा है तो अधिकतम मान लिख दो, न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम लिख दो, बस। ठीक है, बड़ा रूप इसमें ये आपका रेखिक प्रोग्रामन 6 नंबर का होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन एक आता है और 5 नंबर का एक आता है। 5 नंबर का थोड़ा बड़ा होता है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। चलिए कर लीजिए, इसको कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसमें क्या है, इसमें तो ये देखिए डायरेक्टली सवाल है कि भाई इसमें क्या कहा है कि भाई पी ए बराबर आपका दे रखा है 7/13, पीबी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 9/13, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे रखा है 4/13, पी ए अपॉन बी बराबर आपसे पूछा है। ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। पी ए अपॉन बी बराबर होता है नीचे वाला जो कहते हो, नीचे वाला जो कहते हो, दोनों में इंटरसेक्शन लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में इंटरसेक्शन नीचे वाला जो कहते हो। चलिएगा, तो ये अपने आप में देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/13, पी बी की वैल्यू कितनी है 9/13, 13 से 13 कट गया, कितना आ गया 4/9। दिस इज योर आंसर, बस काम खत्म, दिस इज योर आंसर, इतना ही है। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक,
तो ये तो अपने आप में फॉर्मूले हैं, सीधे सीधे इसको कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल करते हैं, तो वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा लंबा। तो आज का वीडियो में थोड़ा सा बस यही है, इन्हीं कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करो। आगे अब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उनको हम आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।